Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have started our discussion on the Smith chart. So basically, Smith chart is nothing but it is the graphical tool for analysis of transmission line problems, or we can say it is a graphical tool for solving transmission line problems. So using Smith chart, we can able to find out VSWR, reflection coefficient, input impedance, input admittance, etc. And Smith chart consists of constant resistance circle and constant reactance circle. In the last class, we have considered one transmission line, that is a 50 ohm transmission line which is terminated to the load of 25 plus J50 ohm. The length of the transmission line is 3.3 lambda, and for this transmission line we have found the value of the VSWR in last class. So if you recall, then in order to find out the VSWR, the first step is plot load impedance on the transmission line, on the Smith chart. So here the given load impedance first converted into normalized load impedance, then that normalized value of the load impedance is plotted on the Smith chart. So how to find out the normalized load impedance? So if we divide the given load impedance by characteristic impedance of the line, then we will able to find out the normalized load impedance. तो अब देख सकते हो कि हमारे पास लोड इंपीडेंस कितना है 25 प्लस J50 ओम. अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन से डिवाइड करूं, दैट इज 50 ओम, देन आई विल एबल टू गेट नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ द लोड इंपीडेंस, दैट इज 0.5 प्लस J1 ओम. अब हमें क्या करना है कि ये जो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस है उसको स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करना है. तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस की वैल्यू है दैट इज ZNL इज इक्वल टू 0.5 प्लस J1 ओम. इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट दैट इज 0.5 एंड रिएक्टेंस पार्ट दैट इज प्लस J1 ओम. मतलब हमें एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ 0.5 का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दूसरा कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल ऑफ +1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज अवर नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस. तो हम क्या करेंगे, स्मिथ चार्ट पे 0.5 का कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई करेंगे. तो आप देख सकते हो कि ये जो सर्कल है दिस इज 0.5. तो ये जो सर्कल है दैट इज अवर कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल ऑफ 0.5. This circle is the constant resistance circle of 0.5. करेक्ट? तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल 0.5 का हमने आइडेंटिफाई कर दिया. अब क्या करना है कि 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई करना है. तो ये पॉजिटिव रिएक्टेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर ऑफ द लाइन का अपर पोर्शन पे हमें 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव रिएक्टेंस है. अगर नेगेटिव रिएक्टेंस होता तो हम ये सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट के बॉटम पोर्शन पे वो आइडेंटिफाई करते. तो हम क्या करेंगे, 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई करेंगे. तो 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल ये रहा, तो ये 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है, तो वो आइडेंटिफाई कर लो. तो हमने वो मार्क भी कर दिया. अब ये 0.5 का कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल और 1 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल, दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज नथिंग बट लोकेशन ऑफ द लोड इंपीडेंस. ओके, नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस दैट इज ZNL. तो ये हमें मिल गया ZNL, दिस इज अवर ZNL. और ZNL की वैल्यू कितनी है, ZNL इज इक्वल टू 0.5 प्लस J1 ओम. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है VSWR फाइंड करने के लिए.
अब हम क्या करेंगे, VSWR सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, VSWR सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो VSWR सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? सो टू ड्रॉ द VSWR सर्कल वी हैव टू टेक द सेंटर एज अ सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट, मतलब सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट जो है 1, उसको हमें सेंटर कंसीडर करना पड़ेगा। और ZNL की जो लेंथ है सेंटर ऑफ द सर्कल से, ZNL की जो लेंथ है उतनी रेडियस का मुझे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब इतनी रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये जो सर्कल है दैट इज द कांस्टेंट VSWR सर्कल। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया दैट इज द कांस्टेंट VSWR सर्कल। ये कांस्टेंट VSWR सर्कल है। और ये कांस्टेंट VSWR सर्कल जहां पे ये जो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट है वहां जहां पे उसको इंटरसेक्ट करता है दैट इज द वैल्यू ऑफ VSWR। तो आप देख सकते हो कि ये जो कांस्टेंट VSWR सर्कल है दैट इज इंटरसेक्टिंग दिस center of the Smith chart as point at 4.2. So the value of the VSWR that is rho is equal to 4.2. That we have found out in our last video lecture. Now आज हम क्या करेंगे? Today we will going to find out reflection coefficient and input impedance for the same transmission line. तो हम सेम ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करेंगे दैट इज 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड इंपीडेंस इज 25 प्लस J50 ओम। और ये लाइन के लिए हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वी विल फाइंड आउट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड इनपुट इंपीडेंस तो हमने नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस तो यहां पे प्लॉट कर दिया। अब हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, फिर बाद में इनपुट इंपीडेंस फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमें यहां पे VSWR कितना मिला है? VSWR इज इक्वल टू 4.2। तो अगर मुझे VSWR पता है देन आई कैन इजीली फाइंड आउट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूजिंग एनालिटिकल मेथड। तो हमने जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया है ट्रांसमिशन लाइन का, उससे हमें एक फॉर्मूला मिला था दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो प्लस 1। व्हाट इज रो? विच इज नथिंग बट VSWR। रो क्या है? VSWR। तो अगर मुझे VSWR पता है देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? 4.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4.2 प्लस 1 दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय 5.2 एंड इफ वी सॉल्व दिस देन वी विल एबल टू गेट द आंसर दैट इज 0.62। तो इस तरह से अगर मुझे VSWR पता है देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। बट यहां पे आप देख सकते हो कि I got the magnitude of the reflection coefficient, but actually reflection coefficient is the complex quantity. Reflection coefficient complex quantity है। Reflection coefficient is complex quantity. It means it has magnitude part as well as phase or angle. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज और एंगल। तो यहां पे तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो हमें फेज भी फाइंड करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आई हैव टू यूज द स्मिथ चार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज हम ये स्मिथ चार्ट से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मुझे इसका एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, फिर बाद में मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। तो बच्चों अगर आपको याद है तो ये जो यहाँ पे जो डिफरेंट स्केल्स आपको दिख रहे हैं सर्कुलर स्केल्स,
उसमें से एक स्केल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का भी था, मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मैं उसको मार्क करता हूं। ये जो स्केल है, ये थर्ड जो स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है, दैट इज द रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन डिग्रीज, इन डिग्री। तो अगर मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रोसेस है। आई हैव टू ड्रॉ वन लाइन, I have to draw one line from the center of the Smith chart. I have to draw one line from the center of the Smith chart passing from the normalized load impedance to the angle of reflection coefficient scale. मतलब सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से, सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से और लोड इंपीडेंस से, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस से पास होती हुई एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, जो मैं एक्सटेंड करूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के स्केल तक। और ये जो रीडिंग हमें मिल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्केल पे, दैट इज नथिंग बट अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 82 डिग्री। यहाँ पे आप अगर रीड करेंगे, अगर आपके पास स्मिथ चार्ट है और ये वैल्यू आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगी 82 डिग्री। मतलब फेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज 82 डिग्री, 82 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया, दैट इज 82 डिग्री। वेरी इजी, आई रिपीट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो क्या करना है, सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट दैट इज 1, इससे लोड इंपीडेंस से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन कहां तक एक्सटेंड करनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के स्केल तक। और ये जो स्केल है थर्ड वन, सर्कुलर स्केल, दैट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और जहां पे जो ये रीडिंग हमें मिलती है दैट इज अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज 82 डिग्री। तो एंगल तो मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, व्हाट आई विल डू, आई विल मेजर दिस लेंथ। तो हम क्या करेंगे, स्केल का यूज करके सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये लोड इंपीडेंस कितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस में फाइंड करूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये स्केल का यूज करके मैं ये डिस्टेंस मेजर करता हूं। तो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये लोड इंपीडेंस का डिस्टेंस है 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर। सो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से, सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये लोड इंपीडेंस जो हमने नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस प्लॉट किया है उसका डिस्टेंस है 4.7 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए याद करो, यहां पे जो नीचे जितने भी स्केल्स है उसमें से एक स्केल है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड। तो ये जो थर्ड स्केल आपको दिख रहा है दैट इज द स्केल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, दिस इज सेंटर ऑफ द स्केल, ये स्केल का सेंटर है। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट टू लोड इंपीडेंस, वो हमें अप्रोक्सीमेटली मिला है 4.7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द स्केल से, ये स्केल का सेंटर है, वहां से हम 4.7 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट मेजर करेंगे और 4.7 सेंटीमीटर जहां पे भी मिलता है दैट इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो लेट मी ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। तो ये सेंटर ऑफ स्केल पे मैं पहुंच गया, यहां से मुझे जितना डिस्टेंस ये मैंने मेजर किया उतना डिस्टेंस मुझे लेफ्ट हैंड साइड ये स्केल पे चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सेंटर से 4.7 चलता हो तो ये लोकेशन मुझे मिलता है, ये रीडिंग मिलती है। और ये रीडिंग अगर मैं मेजर करूंगा देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.62। कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0.62। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 0.62, दैट इज मॉड गामा, मॉड गामा, करेक्ट। तो मॉड गामा इज इक्वल टू 0.62। अब आप ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड मिला है इसको आप जो एनालिटिकल मेथड से आपने जो फाइंड किया है इसके साथ आप कंपेयर करेंगे, देन बोथ आर मैचिंग अप्रोक्सीमेटली, बोथ आर सेम, दैट इज 0.62, करेक्ट। So this is the graphical method to find out the magnitude as well as the phase of the reflection coefficient. तो reflection coefficient मुझे टोटल कितना मिला, that is
magnitude is 0.62, so let me write down over here. This is a reflection coefficient 0.62 and angle is 82 degree. 82 degree, correct? So मुझे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना मिला? मैग्नीट्यूड दैट इज द 0.62, एंगल इज 82 डिग्री. दिस इज माय टोटल वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, करेक्ट? तो in this way we can able to find out the magnitude as well as phase of the reflection coefficient using Smith chart. अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें ये सेम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सेम प्रॉब्लम के लिए इनपुट इंपीडेंस फाइंड करना है, दैट इज ZL. तो ये मेरा लोड का लोकेशन है, ZL, और यहां से आप देख सकते हो कि इनपुट इंपीडेंस कितने डिस्टेंस पे होगा? एट द डिस्टेंस ऑफ 3.3 लैम्डा. So input impedance is located at the distance of 3.3 lambda from the load. मतलब मैं यहाँ पे हूँ और इनपुट इंपीडेंस यहाँ पे है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.3 लैम्डा. बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द इनपुट इंपीडेंस एट दिस पॉइंट. और ये पॉइंट कौन सा है? जनरेटर एंड. ये कौन सा एंड है? जनरेटर एंड. और जनरेटर एंड लोड एंड से कितना डिस्टेंस पे है? 3.3 लैम्डा. मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लोड इंपीडेंस का लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, और लोड इंपीडेंस के लोकेशन से हम 3.3 लैम्डा टूवर्ड्स जनरेटर मूव करेंगे, और जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा 3.3 लैम्डा पे, दैट इज द लोकेशन ऑफ इनपुट इंपीडेंस. और बच्चों याद करो कि ये तो मैंने ट्रांसमिशन लाइन पे बताया कि ये लोड लोकेशन है, उससे 3.3 लैम्डा टूवर्ड्स जनरेटर चलना है, तो इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिलेगा. स्मिथ चार्ट पे कैसे चलेंगे? तो याद करो, स्मिथ चार्ट पे मैंने बोला था कि अगर मुझे टूवर्ड्स जनरेटर जाना है, देन आई हैव टू रोटेट और आई हैव टू मूव टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ टूवर्ड्स द जनरेटर. तो मैं क्या करूंगा? लोड इंपीडेंस, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस का लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा, उससे 3.3 लैम्डा टूवर्ड्स जनरेटर, मतलब क्लॉकवाइज में घूमूंगा और 3.3 लैम्डा डिस्टेंस में घूमूंगा ये स्मिथ चार्ट पे, दैट इज द लोकेशन ऑफ इनपुट इंपीडेंस. तो पहला स्टेप क्या है कि नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस जो हमने फाइंड किया उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करो. तो कुछ करना नहीं है, ये नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस यहाँ पे है, उससे ये लोकेशन आइडेंटिफाई करो. दिस इज द पॉइंट. बिकॉज यहाँ पे वेवलेंथ टूवर्ड्स द जनरेटर, मतलब डिस्टेंस टूवर्ड द जनरेटर, कौन सा स्केल आइडेंटिफाई कर रहा है? ये फर्स्ट स्केल. ये जो फर्स्ट स्केल है दैट आइडेंटिफाई द वेवलेंथ टूवर्ड द जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैं लाइन ये एक्सटेंड करूंगा टूवर्ड्स टू द लास्ट स्केल. ये लास्ट स्केल तक वेवलेंथ टूवर्ड्स द जनरेटर तक मैं एक्सटेंड करूंगा. देन दिस गिव मी द लोकेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड लोड इंपीडेंस, और ये लोकेशन मुझे मिल रहा है 0.135 लैम्डा. कितना मिल रहा है? 0.135 लैम्डा. ओके, तो ये लोकेशन है, दैट इज द लोकेशन ऑफ द लोड इंपीडेंस, नॉर्मलाइज्ड लोड, दैट इज अ 0.135 लैम्डा. अब आपको पता है कि लोकेशन ऑफ द लोड आइडेंटिफाई हो गया, दैट इज अ 0.135 लैम्डा. उससे मुझे 3.3 लैम्डा डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा, तब जाके मुझे नॉर्मल इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिलेगा. तो बच्चों याद करो कि स्मिथ चार्ट पे हम एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं, तब में कितना डिस्टेंस हम कवर कर पाते हैं? 0.5 लैम्डा का. ये चीज मैंने आपको बताई थी. ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी कि स्मिथ चार्ट पे हम एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं 360 डिग्री, तब में हम जाके कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? 0.5 लैम्डा का. यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? 3.3 लैम्डा का. तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. तो चालू किया, कहां पे घूमना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड्स द जनरेटर. तो यहां से मैंने स्टार्ट किया ये लोकेशन से, ये लोड लोकेशन है. तो एक कंप्लीट राउंड लगा के मैं वापिस आऊंगा ये पॉइंट पे. तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0.5 का. अगेन दूसरा राउंड लगा के वहीं पे वापिस आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगेन 0.5, मतलब टोटल कितना हो गया? 1 लैम्डा. अगेन 0.5 का किया, मतलब एक राउंड लगाया,
तो अगेन 0.5 ऐड हो जाएगा, मतलब 1.5 लेमडा। अगेन एक राउंड कंप्लीट किया तो 2 लेमडा, अगेन राउंड कंप्लीट किया तो 2.5 लेमडा, अगेन एक राउंड कंप्लीट किया तो 3 लेमडा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा। मतलब मैं इस पॉइंट से कंप्लीटली 6 राउंड लगाऊंगा, 6 राउंड, तब मैं जाके 3 लेमडा का लोकेशन, 3 लेमडा का डिस्टेंस में कवर कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से 6 राउंड लगा के कंप्लीट वापस आ जाऊंगा, तब जाके मैं कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 लेमडा। बट टोटल डिस्टेंस हमें कितना कवर किया करना है, 3.3 लेमडा। तो अभी भी मुझे 0.3 लेमडा का डिस्टेंस अभी भी कवर करना बाकी है। 6 राउंड लगा के यहाँ पे आ गया तो 3 लेमडा कवर कर लिया, लेकिन 0.3 लेमडा अभी भी बाकी है, बिकॉज आई हैव टू कवर 3.3 लेमडा। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से 6 राउंड लगाने के बाद, ये पॉइंट पे आने के बाद 0.3 लेमडा का और भी डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, तब जाके मुझे इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा, विच इज दी 3.3 लेमडा पे मुझे इनपुट इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा। मतलब ये पॉइंट से मैं 0.3 लेमडा डिस्टेंस और ट्रैवल करूंगा, तब जाके मुझे जेड का लोकेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये 0 है, ये 0 है। 0 से ये डिस्टेंस जो है वो 0.135 लेमडा है। कितना है, 0.135 लेमडा। और मुझे और 0.3 कवर करना है, तो मतलब इसमें मैं 0.3 लेमडा और ऐड कर दूं, 0.135, यहां से 1.135 लेमडा है, उसमें 0.3 लेमडा ऐड कर दूं, तो मुझे जो भी पॉइंट मिलेगा, दैट इज अवर, जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट इज अवर लोकेशन ऑफ द इनपुट इंपीडेंस। और ये मुझे मिल रहा है 0.43 लेमडा, 0.43 लेमडा, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये लोकेशन से 0.3 लेमडा मूव करना है, तो उसमें मैंने क्या किया, यहां से ये डिस्टेंस 0.135 लेमडा है, उसमें 0.3 लेमडा और ऐड कर दूं तो 0.43 लेमडा मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो आउटर स्केल है, दैट इज वेवलेंथ टुवर्ड्स द जनरेटर, उसमें मैं 0.43 लेमडा का स्केल आइडेंटिफाई करता हूं। तो ये 0.4 हो गया, 0.41 है, 0.42 है, 0.43 है, ये दिस इज 0.43। So let me identify by pencil. This is a 0.43. This is the location of the input impedance, that is Zin. Zin का लोकेशन मिल गया कि Zin is located over here on this Smith chart. तो लोकेशन तो मिल गया कि वो इस पॉइंट पे है। अब क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है कि Zin की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है कि ये जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया 0.43, इससे सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट से ये जो लोकेशन आइडेंटिफाई किया, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, वो VSWR सर्कल को जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, दैट इज अवर जेडिन। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, वो VSWR सर्कल को जहां पे भी इंटरसेक्ट करती है, दैट इज अवर जेडिन। तो ये मेरा हो गया जेडिन, और ये नॉर्मलाइज लोड इनपुट इंपीडेंस है, जेडिन नॉर्मलाइज, इट इज ए जेडिन नॉर्मलाइज। ओके, तो ये जेडिन है। अब हमें पता है कि कोई भी इंपीडेंस जो हमने प्लॉट करते हैं हम मतलब स्मिथ चार्ट पे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल, कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल। तो ये जो पॉइंट है, वहां पे एक रेजिस्टेंस सर्कल और एक रिएक्टेंस सर्कल इंटरसेक्ट करता है। तो लेट मी आइडेंटिफाई दैट सर्कल। तो पहले रिएक्टेंस सर्कल आइडेंटिफाई कर दें। तो ये रिएक्टेंस सर्कल है, आई थिंक ये रिएक्टेंस सर्कल है 0.4 और 0.5 के बीच में है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.39, 0.39 का ये सर्कल है। सो कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल ऑफ 0.39, लेट मी राइट ओवर हियर, ये 0.39 का कांस्टेंट रिएक्टेंस सर्कल है। और ये मतलब सेंटर ऑफ दिस स्मिथ चार्ट से बॉटम पोर्शन में, मतलब ये माइनस होगा, तो माइनस 0.39 जे। तो ये मैंने हमारे इनपुट इंपीडेंस का इमेजनरी पार्ट आइडेंटिफाई कर दिया। अब रियल पार्ट मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। तो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है, तो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल कितनी वैल्यू का है वो आइडेंटिफाई कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.2 और 0.3 के बीच का है, मतलब ये हो जाएगा 0.24। तो मुझे इनपुट इंपीडेंस कितना मिला, Zin इज इक्वल टू
0.24 माइनस 0.39J, और ये नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस है, बिकॉज जो भी वैल्यू हमें स्मिथ चार्ट पे मिलती है वो ऑलवेज नॉर्मलाइज होती है। समझ में आ गया? तो हमने इनपुट इंपीडेंस कैसे फाइंड किया? पहले लोड इंपीडेंस से हमने लोड इंपीडेंस का लोकेशन आइडेंटिफाई किया, और वो लोकेशन से हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3.3 लैम्डा, और 3.3 लैम्डा लोकेशन ट्रैवल करने के बाद जो भी यहाँ पे जो मुझे लोकेशन मिल रहा है दैट इज द इनपुट इंपीडेंस। और इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? जो लोकेशन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वहां से सेंटर ऑफ द स्मिथ चार्ट तक एक लाइन एक्सटेंड की, और वो जो पॉइंट पे VSWR सर्कल को इंटरसेक्ट करती है दैट इज अवर नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस। और हमें नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस कितना मिला? 0.24 माइनस 0.39J ओम। करेक्ट? तो ये नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस है। अगर मुझे इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलाइज इनपुट इंपीडेंस को अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इनपुट इंपीडेंस की नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं अगर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लाइन का है दैट इज 50 ओम, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल एबल टू गेट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द इनपुट इंपीडेंस दैट इज ZIN। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द angle of the reflection coefficient, and we have also find out the input impedance for the given transmission line। तो आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We will discuss other aspect of this transmission line and Smith chart in our next video lecture. Thank you very much.